नमस्ते साथियों, बाबा साहब के वक्त के गद्दार और नालायक के जैसा आज भी आपको आसपास के क्षेत्र, कार्यालयों और आपके क्षेत्रीय स्तर पर लोग देख रहे हैं। ये सब क्यों नहीं पढ़ पाए? क्या उनमें अक्ल नहीं थी? क्या वे सब बुद्धू ही थे? क्या उनमें एक भी आपकी तरह अक्ल वाला नहीं था? आपके खानदान में एकमात्र आप ही बुद्धिमान पैदा हुए? मैं संक्षिप्त में इसकी भूमिका बता दूं। मनुवादी व्यवस्था ने सदियों से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिए थे और आप लोग इस तरह के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विभिन्न ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाबा साहब का जीवन पर्यंत जो संघर्ष रहा, जिस संघर्ष के दौरान अनारक्षित कोटा से वे प्रतियोगिता में पास करके अपने जॉब यानी पेशा में आए, उनके साथ बाबा साहब अम्बेडकर का अचानक मुलाकात हो जाती है। उनकी बातों से बाबा साहब को लग रहा था कि वह शायद उसके बाप की असली औलाद ही नहीं है। जाने दो, बेचारा नादान है। शायद इसकी अक्ल मनुवाद की भैंस चढ़ गई है। अब बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण का लाभ उठाकर सरकारी नौकरी में आए या नहीं? बाबा साहब नकली आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं, अच्छा तो आप इतने बुद्धिमान हैं? आपकी खानदान में आपकी तरह कोई क्यों नहीं पढ़ लिख सका? क्या उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे? थे जरूर, परंतु उस जमाने में अपने वर्ग में पढ़ाई लिखाई का प्रचलन नहीं था। इस पुरानी व्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया। बाबा साहब के द्वारा इस कम्युनिटी यानी दलित, वंचित, शोषित, जिसे अछूत समझे जाते थे, बाबा साहब के संघर्ष के द्वारा उन्हें शिक्षा का और संविधान के आधार पर समता, प्रेम, बंधुत्व का अधिकार मिला। ये आरक्षण की बातें सुनना पसंद नहीं है, तो उनके साथ इस प्रकार से अगर बातचीत करते हुए प्रश्न करेंगे तो उन्हें भी छठी का दूध आवश्यक याद आएगी। शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोध गया, बिहार से। अभी मैं आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है पुस्तक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शीर्षक है, वह है बाबा साहब के गद्दारों में कुछ नालायक ऐसे भी हैं। बाबा साहब किनको नालायक कहते हैं या गद्दार कहते हैं, वो आप इस वीडियो को आगे सुनने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं संक्षिप्त में इसकी भूमिका बता दूं कि बाबा साहब जब पढ़ाई करने के बाद दलित, शोषित, वंचित, जिस मनुवादी व्यवस्था ने सदियों से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिए थे, उनको अधिकार दिलाने के लिए शिक्षा को लेकर सामाजिक एवं अन्य तमाम क्षेत्रों को मिलाकर मैं कहूं तो उन्हें मानवीय अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब का जीवन पर्यंत जो संघर्ष रहा, जिस संघर्ष के दौरान उनके वक्त में तमाम वंचित, शोषित, दलित और अछूत कहे जाने वाले समुदाय को पढ़ने का अधिकार मिला और वे पढ़ने के बाद उन्हें आरक्षण की वजह से नौकरी और सरकारी सेवाओं में आए और जो इस वंचित और अछूत कहे जाने वाले समुदाय से पढ़ने में जो बेहतर समझ वाले विद्यार्थी रहे, जिनमें पढ़ाई के प्रति एक रुचि रही और वो पढ़कर काबिल बने और वो अनारक्षित कोटा से वे प्रतियोगिता में पास करके अपने जॉब यानी पेशा में आए, उनके साथ बाबा साहब अम्बेडकर का अचानक मुलाकात हो जाती है और उनके साथ जो संवाद होती है वो संवाद में पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। उसी संवाद का हेडिंग है बाबा साहब के गद्दारों में कुछ नालायक ऐसे भी हैं। एक दिन की बात है, उस दिन पढ़े लिखे दलित वर्ग के एक गद्दार का बाबा साहब से सामना हो गया। उसे मालूम नहीं था कि वह ऐसा करके किसी बर्रे के छत में हाथ डाल रहा है। वह अपने आप को बहुत ही होशियार चंद समझ रहा था, जबकि उनकी बातों से बाबा साहब को लग रहा था कि वह शायद
उसके बाप की असली औलाद ही नहीं है, नकली औलाद है, किसी हरामजादे की औलाद है। बाबा साहब इस तरह का जो शब्द का प्रयोग करते हैं, आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब को क्या पीड़ा हो रही होगी उस नालायक पढ़े लिखे लोगों से जो बात हो रही थी। खैर, वो व्यक्ति ने बाबा साहब से कहा कि साहब, आप बार बार दलित वर्ग के हम पढ़े लिखे लोगों को कोसते रहते हैं और यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम लोगों ने बाबा साहब को बहुत धोखा दिया है, उसके साथ बहुत गद्दारी की है। तो आप मुझे यह बताइए कि हमने बाबा साहब के साथ किस प्रकार से या किस तरह से गद्दारी की है। यह सुनकर बाबा साहब उसके हाव भाव को समझ जाते हैं। वो आप अगले कंटेंट को सुनने के बाद समझ जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर पहले तो बाबा साहब का मन हुआ कि उसे ऐसे कठोर शब्दों से उछालकर हकीकत की जमीन पर पटक दूं कि उसे अपनी छठी का दूध याद आ जाए। परंतु बाबा साहब फिर सोचे कि चलो जाने दो, बेचारा नादान है, शायद इसकी अक्ल मनुवाद की भैंस चढ़ गई है। फिर उसके साथ साथ यह भी सोचा कि बेचारा तो अपने ही वर्ग का है ना। इसलिए बाबा साहब ने कहा, भाई साहब, आप बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण का लाभ उठाकर सरकारी नौकरी में आए या नहीं। यह सुनकर वह पढ़े लिखे व्यक्ति जो बाबा साहब से इस प्रकार से बात करने का कोशिश ही नहीं, हिम्मत जुटा पा रहा था, उनके नासमझीपन था। वे कहते हैं, नहीं, मैं बाबा साहब द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से नौकरी में नहीं आया हूं। मैं आज बैंक का मैनेजर हूं तो वह अपने स्वयं की योग्यता से हूं। मैं अपनी ज्ञान और अपनी प्रतिभा बल से यह नौकरी प्राप्त की है। बाबा साहब नकली आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं, अच्छा, तो आप इतने बुद्धिमान हैं? व्यक्ति सुनकर तुरंत जवाब देते हैं, हाँ, मैंने अपनी समस्त परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण की है। मैं रिजर्व कास्ट का जरूर हूं, किंतु रिजर्व कोटे से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो अनारक्षित वर्ग के लोगों से कंपटीशन करके इस नौकरी को प्राप्त किया है। यह सुनने के बाद बाबा साहब आगे इनको बहुत ही सुलझे अंदाजा में जवाब देते दिखते हैं। अब उनकी यह बेतुकी बात सुनकर बाबा साहब से रहा नहीं गया। बाबा साहब ने उनसे पूछा, अच्छा श्रीमान जी, आप मुझे यह बताइए, आपके पिताजी कहां तक पढ़े लिखे हैं? वे अनपढ़ हैं, उन्होंने बताया। और उनके पिताजी? बाबा साहब ने पूछे। यह सुनकर वे बोले, वे भी नहीं पढ़ पाए। बाबा साहब आगे पूछते हैं, आपके परदादाजी कितने पढ़े लिखे हैं? यह सुनकर वे व्यक्ति बोलते हैं, वे भी अनपढ़ ही बताए जाते हैं। बाबा साहब पुनः पूछते हैं, और उनके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा वे व्यक्ति प्रश्न को जवाब देते हुए झुंझला उठते हैं। बाबा साहब कहते हैं, श्रीमान जी, यह कहना चाहता हूं कि वे सब क्यों नहीं पढ़ पाए? क्या उनमें अक्ल नहीं थी? क्या वे सब बुद्धू ही थे? क्या उनमें एक भी आपकी तरह अक्ल वाला नहीं था? आपके खानदान में एकमात्र आप ही बुद्धिमान पैदा हुए, बाकी तो सबके सब मूर्ख ही हुए? ऐसा सुनकर वे बुरी तरह से बौखला उठे, कहने लगे, आप मेरे ही बात करें, मेरे खानदान तक न जाएं। बाबा साहब आगे कहते हैं, क्यों नहीं जाऊं? मैं आपसे यह जानकर ही रहूंगा कि आखिर आपकी खानदान में आपकी तरह कोई क्यों नहीं पढ़ लिख सका। क्या उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे? बाबा साहब को वे पढ़े लिखे व्यक्ति जो अपने आप को काबिल समझते हैं, काबिल बता रहे हैं, खुद से अपने को काबिल कहते हैं, वे कहते हैं, थे जरूर, परंतु उस जमाने में अपने वर्ग में पढ़ाई लिखाई का प्रचलन नहीं था। आखिर उनके मुंह से सच्ची बात निकल ही गई। यह बात बाबा साहब कहते हैं। यह सुनकर बाबा साहब पुनः पूछते हैं, क्यों नहीं था?
यह सुनकर वह पढ़े लिखे व्यक्ति कहते हैं, मेरे इस प्रश्न को सुनते ही उनके जवाब देते नहीं बनता है। इस पर पुनः मैंने यानी बाबा साहब ने उनको प्रश्न दोहराते हैं, बताइए ना क्यों नहीं पढ़ सके वे लोग। यह सुनकर वह व्यक्ति बताते हैं कि बताया तो कि उनके जमाने में ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि वो पढ़ लिख सके। यह सुनकर बाबा साहब कहते हैं, ऐसी व्यवस्था किसने निर्मित की? क्या यह भी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को बताने की आवश्यकता है? श्रीमान जी, आप जिन लोगों के चमचे बनकर उनके आगे पीछे दुम हिलाकर घूमते फिरते हो, उन्हीं के पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि न तो आपके पिता और दादा, परदादा और उन सब के परदादाओं में से कोई न पढ़ सका। यह व्यवस्था को धराशायी किसने किया? इस व्यवस्था का धराशायी करने वाले विश्व वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय बाबा साहब ने किया है और वे इस पुरानी व्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया। संविधान में आपको शिक्षा का और समानता का अधिकार दिलाकर आपको उनकी बराबरी में बैठा दिया है। यह बात बाबा साहब और उनके वक्त के पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को मेरिट वाले कहते हैं, यानी अपने को यहां तक बाबा साहब से कह बैठते हैं कि मैंने तो अपनी मेरिट से, योग्यता के बल पर रिजर्व कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित कोटे से आया हूं, जबकि उसे ये पता होना चाहिए किस प्रकार से पढ़ लिख कर काबिल बनने का जो अवसर मिला, वो अवसर भी बाबा साहब के द्वारा इस कम्युनिटी यानी दलित, वंचित, शोषित, जिसे अछूत समझे जाते थे, जिसके अंतर्गत SC ST OBC, उनको भी बाबा साहब के संघर्ष के द्वारा उन्हें शिक्षा का और संविधान के आधार पर समता, प्रेम, बंधुत्व का अधिकार मिला और तब उन्हें पढ़ने का अवसर मिला और वे पढ़कर अपने अंदर काबिलियत लाए और वो अपने मेरिट के आधार पर अनारक्षित कोटे से आकर वो बैंक के मैनेजर बने। ये गर्व की बात है। साथियों, ये बाबा साहब और उनके वक्त पढ़े लिखे एक युवा के साथ जो संवाद होती है, जिस संवाद को यहाँ पर बाबा साहब के गद्दारों में कुछ नालायक ऐसे भी थे, पढ़े लिखे लोगों को नालायक बाबा साहब कहे हैं। वे पढ़े लिखे लोग जो नालायक उनके वक्त में थे, उनकी जो बेतुकी तर्क बाबा साहब के सामने बात करते हुए जो आप सुने हैं इस संदर्भ में, या आज के वक्त में बाबा साहब के वक्त के गद्दार और नालायक के जैसा आज भी आपको आसपास के क्षेत्र, कार्यालयों और आपके क्षेत्रीय स्तर पर लोग देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो उनको भी आप इसी प्रकार के लहजे में आप उनसे प्रश्न कीजिए। तो वाकई में बाबा साहब के वक्त जो व्यक्ति इस प्रकार से बात कर रहे थे, जिनको छठी का जो याद आ गया, आज के डेट में भी ये प्रश्न करने मात्र से आपके क्षेत्र में, आपके आसपास के कार्यालयों में जो अपने आप को कहते हैं मैं मेरिट से आया हूं, आरक्षित कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित कोटे में कंपटीशन करके मैं इस जगह पर आया हूं, मुझे ये आरक्षण की बातें सुनना पसंद नहीं है, तो उनके साथ इस प्रकार से अगर बातचीत करते हुए प्रश्न करेंगे तो उन्हें भी छठी का दूध आवश्यक याद आएगी। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये वीडियो ओवर करता हूं और आप लोग इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको बाबा साहब के वक्त के जो पढ़े लिखे लोग जो अपने आप के काबिलात समझते थे, जिनको बाबा साहब ने नंबर 1 के धोखेबाज, गद्दार और नालायक कहे हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट हम आपको देंगे जिसे आप सुनकर अपने अंदर के जो जुनून, जिसके आधार पर समाज में लोगों को जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको गुणोत्तर बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।